जैसे बात हुई कि आजकल का आप करंट सिनेरियो देखें, और जैसे पाकिस्तान में हमारी एक्सपोर्ट्स की सिचुएशन को देखते हुए जो बायोफंजिसाइड्स है इनका इनकारपोरेट होना और इनकी अहमियत को उजागर करना और इनके बारे में अवेयरनेस क्रिएट करना ये बहुत ज़रूरी है, बहुत अहमियत रखता है। बेसिकली जो आज हम टॉपिक जिस पे हम बात करना चाह रहे हैं, माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स फॉर फूड सिक्योरिटी, वो इस लिहाज से भी एक अहमियत का हामिल है कि अगर आप देखें तो कन्वेंशनल जितने भी एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस हैं, दे हैव बीन क्वेश्चन। और उसकी वजह यह है कि उसकी बहुत सारे जो इन्वायरमेंटल इम्पेक्ट्स हैं वो ठीक नहीं है। तो मेरी कोशिश इस वेबिनार में यही रहेगी कि मैं बहुत सारे आप लोग इसमें जो है इस माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स की टर्म से शायद यूज टू हो, बहुत सारों के लिए ये माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड एक टर्म एक बहुत न्यू टर्म होगा। तो मेरी कोशिश ये होगी कि मैं इसमें वो सारे पहलू कवर करने की कोशिश करूं, और इंशाल्लाह उम्मीद करूंगा कि एक सक्सेसफुली वेबिनार कंडक्ट हो जाए। ग्लोबल फूड सिक्योरिटी एक बहुत मेजर इशू है, ऑल ओवर द वर्ल्ड कंसीडर किया जाता है। और अगर आप देखें तो हमारी पॉपुलेशन इज इंक्रीजिंग डे बाय डे। इट हैज ऑलमोस्ट रीच टू 7 बिलियन, और एक्सपेक्टेड है कि इट मे रीच टू 9 बिलियन एज वेल। सो इन दिस सिनेरियो, ग्रोइंग फूड डिमांड जो है इट इज पुटिंग एन इनॉर्मस प्रेशर। और जैसी आपकी पॉपुलेशन ज्यादा होगी तो यू हैव टू इंक्रीज योर फूड प्रोडक्शन। Almost you have to double your food production when you have to cover such a huge population. लेकिन उसमें होता क्या है, whenever you are increasing your food production, so the influence of plant pathogens comes in, or plant pathogens has a very high impact on your loss and productivity. So what is the challenge? So challenge is to provide people a good food. एंड दिस चैलेंज इज एक्चुअली मोर प्रोनाउंस इन डेवलपमेंट कंट्रीज। डेवलपमेंट कंट्रीज में इसका बहुत इशू है, मेजर इशू। उसकी वजह ये है, उस पर भी इंशाल्लाह बात करेंगे। इशू ये है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस का बड़ा इशू है। दूसरी बात ये है कि प्लांट पैथोजेंस की जो मैं बात कर रहा हूँ, प्लांट पैथोजेंस बेसिकली बहुत ह्यूज अमाउंट में डिजीज काज करते हैं। और मुख्तलिफ डिजीजेस जो हैं वो पैथोजेनिक स्पीशीज हैं जो कि मुख्तलिफ क्रॉप्स को मुख्तलिफ तरीके से इफेक्ट करते हैं। उसमें कुछ क्रॉप्स को कैसे बायोफंजिसाइड्स के साथ टैकल करना है, उस पर भी मैं थोड़ी बहुत आज कोशिश करूंगा कि बात करूं। जो प्लांट की डिजीजेस हैं, दे आर बेसिकली रेंजिंग फ्रॉम वेराइट्स ऑफ फ्यू हंड्रेड न्यूक्लियोटाइड से लेके हायर प्लांट्स तक आप इसमें बात कर सकते हैं। सो व्हाट इज द एक्चुअल चैलेंज इन फूड प्रोडक्शन? एज यू पीपल मे नो कि ओवर 800 पीपल, 800 मिलियन पीपल दे लैक एक्सेस टू इनफ फूड, and almost 10% of the world population या वर्ल्ड फूड प्रोडक्शन जो है वो लॉस्ट हो जाती है ड्यू टू डेडली प्लांट डिजीजेस की वजह से। तो इस चीज को टैकल करने के लिए एफर्ट्स जो हैं हैव बीन टेकन ऑल ओवर द वर्ल्ड टू इंक्रीज योर प्रोडक्शन। उस प्रोडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हमारे बहुत सारे प्लांट ब्रीडर्स और बहुत सारे हमारे हॉर्टिकल्चर सेक्टर्स और बहुत सारे इन पे कोशिश कर रहे हैं। दे आर ट्राइंग टू डिवेलप मोर इम्प्रूव्ड एंड डिजीज रेजिस्टेंट वैरायटीज पे बहुत ज्यादा काम हो रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हो क्या रहा है, whenever you are increasing your food production, so people are increasingly using chemical fertilizers and chemical pesticides। जैसे उस दिन भी बात हो रही थी दीपर साहब के सेमिनार में, बहुत ज्यादा एमआरएल्स और मैक्सिमम रेजिडू लेवल्स की बहुत बातें हो रही थी। तो मैक्सिमम रेजिडुअल लेवल्स को जहन में रखते हुए पेस्टिसाइड्स के स्प्रे और केमिकल पेस्टिसाइड्स के स्प्रे को जहन में रखते हुए आज का टॉपिक इंशाल्लाह बहुत अहमियत का हामिल है। लेकिन जितनी भी ये एफर्ट्स की जा रही हैं, दीज एफर्ट्स डज नॉट सीम टू बी फ्रूटफुल, क्योंकि बहुत सारी जो डेवलप कंट्रीज हैं उन्होंने अपने लिए बहुत सारे ऐसे रूल्स एंड रेगुलेशंस एंड ऐसे लॉज बना लिए हैं कि दे आर कंट्रोलिंग ऑल दीज इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट्स। हाउएवर इन डेवलपमेंट कंट्रीज में ये इशू स्टिल एग्जिस्ट। सो द बेसिक चैलेंज is to feed more people
with less environmental damage. So ये सारी प्रॉब्लम्स को अगर जेन में रखते हुए सस्टेनेबल एग्रीकल्चर और सस्टेनेबल हॉर्टिकल्चर इज द बेसिक सोल्यूशन टू आवर दीज challenges. What is basically actually a sustainable agriculture is, you have to maintain farmer livelihoods, you have to increase the food and nutrition security, and you have to sustain a long term national growth की तरफ आप लोगों ने सोचना है. अल्टीमेटली होता होना क्या है, यू हैव टू इम्प्रूव योर इन्वायरमेंटल क्वालिटी, बिकॉज इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज ने बहुत सारे ऐसे रूल्स बना लिए हैं जिसको देखते हुए आपको अब इन्वायरमेंट के बारे में सोचना पड़ेगा. बट इन सारी चीजों को देखते हुए, इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, यू हैव टू साइमल्टेनियसली प्रोटेक्ट योर नेचुरल रिसोर्सेज का भी आपने बहुत ख्याल रखना है इसमें. And in these scenario, you have to efficiently manage your agriculture resources to control pathogens and diseases. को रोकने के लिए आपने efficient management करनी है. Sustainable agriculture या sustainable horticulture से होगा क्या? What are the basic benefits? You will improve your food security. Ultimately, economic growth हो जाएगी. और the basic चीज that you have a resilience to climate change. और ultimately, enhanced livelihoods हो जाएंगे. माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा एक हवाला देना चाहूँगा सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स का, सिंथेटिक फंजिसाइड्स का. सिंथेटिक फंजिसाइड्स पे भी आने से पहले मैं बेसिकली थोड़ा सा आपको बताना चाहता हूँ कि जो सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स हैं जो कि मार्केट में बेतहाशा अवेलेबल हैं, वो पेस्टिसाइड्स जो कि आप केमिकल पेस्टिसाइड जो कि आप क्रॉप की डिजीजेस को रोकने के लिए इस्तेमाल करते हैं, दे ऑल कम्स अंडर द सिंथेटिक पेस्टिसाइड्स कैटेगरी. उसमें इंसेक्टिसाइड्स भी आ सकते हैं, उसमें बैक्टीरिसाइड्स, इट आल्सो इंक्लूड्स नेमेटिसाइड्स एंड फंजीसाइड्स. अब बेसिकली सिंथेटिक फंजीसाइड्स, बहुत से लोग इस टर्म के साथ यूज टू शायद हो, उनको पता हो, बेसिकली सिंथेटिक फंजीसाइड्स वो कैटेगरी है जिसमें आपने ओनली जो फंगल डिजीज हैं उनको कवर करना होता है. क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर फील्ड है, इसलिए हम सारे पेस्टिसाइड्स को कवर नहीं कर सकते इस एक वेबिनार में. तो इसीलिए हम, मेरा टारगेट ये है कि सिर्फ फंजीसाइड्स को अगर हम कवर कर लें तो वो दैट वुड बी मोर फ्रूटफुल. तो synthetic fungicides basically they have been used for many years to control many plant fungal diseases. और बेसिकली फंगल डिजीजेस जो हैं प्लांट्स पे जितने भी लगते हैं, उसके लिए जितने भी सिंथेटिक फंजीसाइड यूज किए जाते हैं, यू हैव टू रिड्यूस योर क्रॉप लॉसेस. लेकिन हो क्या रहा है, बेसिकली वेन एवर यू आर यूजिंग एक्सेसिवली दीज सिंथेटिक फंजीसाइड्स, तो उसमें मेजर रोल जो प्ले हो जाता है वो है पैथोजेनेसिटी, रेजिस्टेंस का. आपने बहुत सारे लोगों ने बात सुनी होगी कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एंड इसी तरह. सो सेम टर्मिनोलॉजी कम्स हेयर इन दैट द पैथोजेनेसिटी रेजिस्टेंस कम्स इन. और मेजर प्रॉब्लम एक और जी है, अगर सिंथेटिक फंजीसाइड आप बहुत एक्सेसिवली इन्वॉल्व कर रहे हैं और अगर ये रेजिस्टेंस क्रिएट हो जाती है, so then the pathogen resurgence comes in. And now actually what is basically the pathogen resurgence is, basically pathogen resurgence means कि जो भी फंजीसाइड्स, जो भी फंगल स्पीशीज हैं, जब आप बेतहाशा फंजीसाइड स्प्रे करेंगे तो उनमें रेजिस्टेंस का एक मैकेनिज्म डेवलप हो जाता है एंड देन दे रीअकर अगेन एंड अगेन. तो अगर आप जितनी बार भी फिर वो क्रॉप्स अपनी ग्रो करेंगे, चाहे वो जो भी क्रॉप हो, वो उसमें वो फंगल स्पीशी आपको बार बार आपको नजर आएगी. अल्टीमेटली जब आप सिंथेटिक फंजीसाइड स्प्रे करते हैं, दे आर बेसिकली हार्मफुल टू एक्वेटिव लाइफ, दे आर बेसिकली हार्मफुल टू यूर सॉइल डाइवर्सिटी, ह्यूमंस एंड एनिमल्स. एक और चीज जो इसके नुकसानात में शामिल है, दैट इज बेसिकली इट आल्सो इफेक्ट्स योर सॉइल इम्ब्रिटलमेंट. नाउ बेसिकली व्हाट इज द सॉइल इम्ब्रिटलमेंट? सॉइल इम्ब्रिटलमेंट में होता क्या है, आपकी ओवरऑल जो है सॉइल की जो रेस्पिरेशन है, जो सॉइल का एरेशन प्रोसेस है, जो सॉइल की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी का प्रोसेस है, सॉइल में जितनी भी माइक्रोबियल एक्टिविटीज हो रही हैं, उस पे थोड़ा सा मैं अभी आगे मैकेनिज्म पे थोड़ा सा बात करूंगा. ये सारी जितनी भी सॉइल के मैकेनिज्म्स हैं, दे ऑल are being affected when you are applying your synthetic fungicides.
उसमें एक और चीज जो बात आ जाती है, जब आप सॉइल में अप्लाई करते हैं और अपने क्रॉस पे बेतहाशा अप्लाई करते हैं, तो इट आल्सो रिड्यूसेस योर एनिमल वाइटेलिटी, इम्यूनिटी एंड योर द एफिकेसी ऑफ एनिमल रिप्रोडक्शन इज आल्सो बीइंग इफेक्टेड। फिर इसके अलावा सिंथेटिक फंजीसाइड्स का एक और जो बड़ा मेजर नुकसान है, दैट इज द डेंट्री इट्स the detrimental effects on plant growth by reducing the functions of soil microbes. Soil microbes basically एक मेजर रोल प्ले करते हैं आपकी सॉइल में। उसकी जो है प्लांट्स की ग्रोथ में बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं, और दे आल्सो प्रोड्यूस सम ग्रोथ प्रोमोटिंग हार्मोन्स है जो प्रोड्यूस करते हैं। तो आप जब सॉइल की माइक्रोबियल एक्टिविटी इफेक्ट होगी, तो अगर एक एग्जांपल आप देखें तो इंडोल 3 एसिटिक एसिड की प्रोडक्शन कम होना शुरू हो जाती है, नाइट्रोजन का साइकिल इफेक्ट हो जाएगा, एंड अल्टीमेटली साइडोफोर्स, दीज आर बेसिकली द स्मॉल मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस्ड बाय माइक्रोब्स, सो इट आल्सो बीइंग अफेक्टेड। ये एक छोटा सा मैकेनिज्म है, मैं इसकी बेसिक की डिटेल में नहीं जाऊंगा क्योंकि ये बहुत फिर केमिस्ट्री और बहुत डीप केमिस्ट्री में बातें चली जाएंगी। मेरा मकसद सिर्फ इसमें इस पिक्चर में समझाने का ये है कि वेन एवर यू आर अप्लाइंग योर सिंथेटिक फंजीसाइड्स, तो उसमें ये होगा कि सॉइल की जो मेजर एक्टिविटीज हैं, जिसमें अगर आप ये देख लें तो जो ऑक्सीजन का साइकिल है, जो साइयानोबैक्टीरिया जो हैं वो कवर करते हैं। इसके अलावा जो अर्बस्कुलर माइक्रोराइजल फंजाई हैं जो कि फॉस्फेट आयंस को हेल्प करते हैं कि प्लांट अपटेक करे। इसके अलावा जो अमोनियम आयंस जो है नाइट्रेट आयंस में कन्वर्ट होते हैं, और जो नाइट्रेट आयन से फिर डीनाइट्रिफिकेशन का जो प्रोसेस होता है। तो जब भी आप अपने सिंथेटिक फंजीसाइड्स बेतहाशा अप्लाई करेंगे, सो उससे अल्टीमेटली ऑल द वे यू आर इफेक्टिंग योर सॉइल माइक्रोबियल एक्टिविटीज, सॉइल की जो जितनी न्यूट्रिशनल एक्टिविटीज हैं, सॉइल की जितनी न्यूट्रिएंट्स अपटेक हैं जितने न्यूट्रिएंट के साइकिल्स हैं, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया हैं, दे ऑल आर बीइंग अफेक्टेड बाय दीज पेस्टिसाइड्स। अब क्योंकि फंजीसाइड स्पेल्स हैं, जब फंजीसाइड्स आप बेतहाशा अप्लाई करेंगे तो उससे होगा क्या, आप क्योंकि सॉइल पे जब अप्लाई करेंगे या प्लांट्स पे भी इवन अगर आप अप्लाई करेंगे, तो अल्टीमेटली दे इंटर योर वाटर बॉडीज, एंड व्हेन दे इंटर योर वाटर बॉडीज, तो ये आपके वाटर चैनल में इंटर होंगे, एंड दे लीड टू डेडली डिजीज सच एज डायबिटीज, रैशेस, किडनी डिजीजेस एंड अल्टीमेटली कैंसर। तो जिन कंट्रीज में भी या जिन इलाकों में भी अगर आप देखें तो पेस्टिसाइड्स का या फंजीसाइड्स का स्प्रे बहुत ज्यादा होता है, तो अल्टीमेटली वहां पर कैंसर के केसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन क्योंकि जैसे मैंने पहले बात की कि डेवलप्ड कंट्रीज ने इसमें बहुत सारे लॉज बना लिए हैं, तो द यूएस एंड यूरोपियन यूनियन उन्होंने क्या कर दिया, दे हैज ऑलरेडी आउटलॉड सम पेस्टिसाइड, बहुत सारे पेस्टिसाइड उन्होंने बैन कर दिए हैं। वो बिल्कुल भी आपको अप्लाई नहीं करना चाहते, लेकिन अफसोस से अगर आप पाकिस्तान में वो चीज़ अप्लाई करेंगे, सो जब भी आप अपनी चीज़ें एक्सपोर्ट करेंगे, तो वो जो है वहाँ पर डिटेक्ट हो जाएंगी। फंजीसाइड्स का एक और जो मेजर नुकसान है वो ये है कि दे आर लिमिटेड बायोडिग्रेडेबिलिटी होती है, एंड दे आर हाईली परसिस्टेंट। फिर अल्टीमेटली बात हो गई कंटेमिनेशन ऑफ सॉइल एंड वाटर हो गई। इसके अलावा जितने भी जो आपके बेनिफिशियल इंसेक्ट्स हैं, जितने भी जो आपके सॉइल माइक्रोब्स हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं, जो पैसे पीछे मैंने मैकेनिज्म में बात कर दी है, जितने भी जो न्यूट्रिएंट साइकिल्स हैं, दे ऑल आर बीइंग अफेक्टेड, एंड दे हैव अ वेरी डिट्रीमेंटल इफेक्ट्स। सिंथेटिक फंजीसाइड्स का एक और जो मेजर नुकसान है वो ये है कि दे दे डू नॉट डिकम्पोज। दूसरा ये है कि ये दे कैन आल्सो हिंडर योर फोटोसिंथेसिस, जैसे मैंने बात की पहले कि ऑक्सीजन साइकिल जब आप डिस्टर्ब करेंगे, तो अल्टीमेटली आपको फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस भी डिस्टर्ब होता है। दूसरी बात यह है कि क्योंकि आप बेतहाशा स्प्रे करेंगे, तो उससे ह्यूमंस कैन कंज्यूम जो जो फूड की जो जो जितनी भी प्रोडक्शन है, उसमें मैक्सिमम पेस्टिसाइड के रेजिड्यूज के चांसेस आते हैं। एक एस्टिमेट के मुताबिक इट हैज बीन रिपोर्टेड कि जितनी भी फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं दैट कंटेन द रेजिड्यूज, जो कि डब्ल्यूएचओ की रिकमेंडेशन और मैक्सिमम रेजिड्यूज लेवल से काफ़ी हाई पाई जाती हैं मोस्टली कंट्रीज में। और एक स्टडी के मुताबिक सिमिलर जो फंजीसाइड्स हैं और के वाटरमेलन में भी एमआरएल्स के लेवल ज़्यादा पाए गए हैं देर। सिर्फ ये चंद एक एग्जांपल है जो कि मैं दे रहा हूँ, लेकिन इसके अलावा बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स हैं जो कि जिनमें रेजिड्यू लेवल्स काफ़ी बेतहाशा पाए जाते हैं। इसके अलावा कैल्शियम कार्बाइड जो मोस्ट कॉमनली यूज किया जाता है, इट आल्सो कंटेन्स कैल्शियम फॉस्फाइड एंड कैल्शियम आर्सेनेट इसमें होता है, जो कि मेजर रोल प्ले करता है फटीग, नाजिया, वोमिटिंग एंड डिजीनेस, एंड अल्टीमेटली इट इट मे आल्सो लीड टू कैंसर एज वेल।
अच्छा, मेजर बायो पेस्टिसाइड या माइक्रोबियल जो फंजीसाइड्स हैं या बायो फंजीसाइड्स पे बात करने से पहले मैं थोड़ा सा ताकि आप सब इस टर्मिनोलॉजी से यूज टू हो जाएं, तो बायो पेस्टिसाइड्स बेसिकली वो पेस्टिसाइड्स हैं जिसमें आप बेसिकली ऑर्गेनिजम्स को बजाते खुद भी यूज कर सकते हैं, लेकिन उसके अलावा उसके जो बेसिक कंपाउंड्स हैं जो कि वो प्रोड्यूस करता है, उस पे भी थोड़ी सी मैं आगे माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स पे जब बात शुरू करूंगा तो इस पे भी इसमें मैं इंशाल्लाह कवर करूंगा। बायोपेस्टिसाइड्स की ये एक, अगर आपको एक ट्री सा नजर आ रहा होगा, बेसिकली कुछ एग्जांपल हैं जो कि मैं, मकसद मेरा सिर्फ ये है कि बायोपेस्टिसाइड्स बेसिकली एक्चुअली क्या होते हैं, एंड देन वी विल कम टू माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स। थोड़ा सा अगर मैं जूम करूं, आपको ज्यादा थोड़ा सा शायद क्लियर हो जाए। ये कुछ डिजीजेस हैं जिस जैसे मुख्तलिफ ब्लाइट, कैंकर डिजीज एंड माइल्ड्यू, रिगार्डलेस ऑफ के किस क्रॉप में है। इसके लिए बहुत सी बैक्टीरियल स्पीशीज, बहुत सी फंगल स्पीशीज, बहुत सी बोटेनिकल्स और एसेंशियल ऑयल्स और टॉक्सिन्स और बहुत सारी केमिकल्स जो हैं वो, ये एज ए दे आर कंसिडर्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड फॉर दिस प्लांट। इसके अलावा अगर आप आर्थ्रोपोड्स में देखें, जो बोरर हैं या माइनर्स हैं या रूट फीडर्स हैं, जितनी भी हैं, इनके लिए ये सेम बायोपेस्टिसाइड्स हैव ऑलरेडी बीन डेवलप्ड एंड पीपल आर वर्किंग ऑन इट। इसके अलावा नेमाटोड्स के लिए भी बहुत सारे बैक्टीरियल एंड फंगल स्पीशीज हैं, दे हैव ऑलरेडी बीन रिपोर्टेड एज वेल। सिमिलरली वीड्स के लिए भी बायो पेस्टिसाइड्स अवेलेबल हैं। बताने का मेरा मकसद ये है कि बायो पेस्टिसाइड्स जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा लोग इस पर काम कर रहे हैं और काफ़ी और अच्छा काम कर रहे हैं। माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स पर आ जाते हैं जी, जो हमारा आज का मेजर टॉपिक है। माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स आर बेसिकली your biological products or microorganisms, they are used to control fungal diseases, specifically fungal diseases। तभी मैंने पहले थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराया, क्योंकि ये बहुत ब्रॉडर टर्म है बायोपेस्टिसाइड्स। तो उसमें हमारा आज का जो टॉपिक है, हम उसमें सिर्फ जो है इस बायोफंजिसाइड्स को टारगेट करेंगे। अच्छा, इसमें एक और चीज़ जो जेन में रखनी है, जो बायोफंजीसाइड्स की अगर आप टाइप्स की बात करें तो उसमें माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स भी आते हैं, उसमें प्लांट बेस्ड बायोफंजीसाइड्स भी आते हैं, और उसमें बायोकेमिकल फंजीसाइड्स भी आते हैं। कहने का मकसद मेरा ये है कि माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड इज अ वेरी ब्रॉडर टर्म, जब आप उसमें लाइव ऑर्गेनिजम्स को भी यूज कर सकते हैं। उसके अलावा आप प्लांट बेस्ड एक्सट्रैक्ट्स को भी यूज कर सकते हैं। इसके अलावा प्लांट्स जो माइक्रोब्स हैं, जितने किस्म के जो कंपाउंड्स जो वो प्रोड्यूस करता है, उसको भी आप यूज कर सकते हैं। कुछ एग्जांपल, जनरल एग्जांपल है माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स की, जिसमें जो मोस्ट कॉमनली यूज हो रहा है, ट्राइकोडर्मा हर्जियानम इज वन ऑफ द मेजर फंगल स्पीशी है, जो कि एज अ माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड यूज होती है। इसके अलावा बेसिलस सब्टिलस, सिडोमोनास फ्लोरेसेंस, ये आगे इंशाल्लाह एक मैं टेबल शेयर करूंगा जिसमें मैं क्रॉप वाइज भी कवर करने की कोशिश करूंगा कि वो कौन से माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स ऑलरेडी यूज हो रहे हैं। प्लांट बेस्ड बायोफंजिसाइड्स में मोस्ट कॉमनली, आप बहुत सारे लोगों को शायद पता भी हो कि नीम ऑयल, गार्लिक एक्सट्रैक्ट, टी ट्री ऑयल और कैप्सिकम एक्सट्रैक्ट बहुत कॉमनली यूज होता है। अच्छा, माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स का जो मेजर फायदा है वो ये है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड इट इज कैचिंग अप अटेंशन। व्हाई इट इज कैचिंग अप अटेंशन? बिकॉज इट इज लेस लेस टॉक्सिक। सिंथेटिक फंजिसाइड से जब आप इसको कंपेयर करेंगे तो इट बहुत लेस टॉक्सिक कंसिडर होता है। फिर इसके अलावा इट इज कैपेबल ऑफ इनहिबिटिंग वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस। आप क्योंकि माइक्रोब्स जब यूज करेंगे तो माइक्रोब्स आपको हेल्प करते हैं वैरायटी ऑफ इन्फेक्शंस को कवर करने में, रोकने में। फंजिसाइड्स कैन बी स्प्रेड एज अ स्पोर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें एक और चीज जो अच्छी बात है, आप एज अ ऑर्गेनिज्म एज अ होल भी उसको यूज कर सकते हैं, और जैसे मैंने बात की कि आप उसके कंपाउंड्स को भी यूज कर सकते हैं। फिर दे आर टारगेट स्पेसिफिसिटी, और उसका मेजर फायदा ये है कि दे रिपीटेबिलिटी का कोई इशू नहीं है, यू कैन यूज इट अगेन एंड अगेन, जैसे सिंथेटिक फंजिसाइड्स में नहीं है। इट हैज मैनी बेनिफिट्स ओवर केमिकल फंजिसाइड्स, और अल्टीमेटली ये है कि यू कैन यूज अ वाइड रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। ये एक बेसिक मैकेनिज्म है माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड, जिसको समझना बहुत ज़रूरी है मेरे ख्याल से। माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड बेसिकली वर्क कैसे करते हैं, क्योंकि जब भी आप माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स की एप्लीकेशंस की तरफ आएंगे, या अगर आप चूज करते हैं कि हम माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स को अपनी फील्ड्स में अप्लाई करते हैं, तो कुछ बेसिक चीज़ें हैं जिसको मेरे ख्याल से समझना बहुत ज़रूरी है। माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स का एक बेसिक मैकेनिज्म है, वो कैसे काम करता है।
इसका एक बेसिक मैकेनिज्म तो ये है कि होस्ट, जो आपका होस्ट है, उसके साथ इसका इंटरेक्शन कैसा है, और जो जो बेसिकली जो मेजर फंगल फाइटोपैथोजेंस है उसके साथ इसका कैसा इंटरेक्शन है। बेसिकली माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड जो एक जो मेजर रोल प्ले करता है, अगर आप यहाँ पे देखें तो ये पीएच, आपके पीएच को रेगुलेट करता है। और इसके अलावा जितने भी जो आपके ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शंस हैं उनको रेगुलेट करता है। ये चीजें बेसिकली आपके सिंथेटिक फंजीसाइड्स में आपको नहीं मिलेंगी, ये इसका मेजर बेनिफिट है माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स का। प्लांट के साथ क्या करता है, प्लांट में, ये होस्ट में अगर आप देखें राइट साइड पे, तो इट 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 गिव्स यू इंडक्शन ऑफ प्लांट रेजिस्टेंस। प्लांट को ये हेल्प करेगा कि वो ऐसे कंपाउंड्स या ऐसी प्रोटीन्स प्रोड्यूस करे जिसमें वो उसको उन डिजीजेस के अगेंस्ट रेजिस्टेंस होने में हेल्प करते हैं। ये बहुत ज्यादा मैकेनिज्म में तो मैं उनके नहीं जाऊंगा। लेकिन इसमें एक और चीज आप ध्यान में रखें, जो होस्ट के साथ तो वो आप ये हेल्प कर रहा है कि वो उसको हेल्प कर रहा है कि रेजिस्टेंस या कुछ खास किस्म की प्रोटीन्स प्रोड्यूस करने में, या ऐसे खास एंटी फंगल कंपाउंड्स प्रोड्यूस करेगा। अल्टीमेटली उसके अलावा एक और चीज जो वो हेल्प कर रहा है, वो एंटीबायोटिक्स प्रोडक्शन कर रहा है, लाइटिक एंजाइम्स डिफरेंट किस्म के वो खुद प्रोड्यूस कर रहा है। और इसके अलावा बायोफिल्म फॉर्मेशन होगी, और सीडीआर4 प्रोडक्शन भी वो करेगा। सीडीआर4 बेसिकली ये स्मॉल कंपाउंड है जो कि माइक्रोब्स में ये कैपेबिलिटी होती है, डिफरेंट किस्म की उन कंपाउंड्स में ये एबिलिटी होती है कि वो डिफरेंट किस्म के जो एंटी फंगल, एंटी वायरल, एंटी बैक्टीरियल कंपाउंड्स वो प्रोड्यूस करता है, वो CD4 स्मॉल कंपाउंड्स होते हैं जो कि वो हेल्प करता है प्लांट को। लेकिन अगर आप इसको फंजीसाइड जो नेचुरल जो सिंथेटिक हैं उनके साथ कंपेयर करेंगे, तो अल्टीमेटली वो क्या कर रहे हैं, दे आर बेसिकली रेस्पिरेशन का जो प्रोसेस है प्लांट में वो इफेक्ट करेंगे। दे आल्सो एक्ट एज स्टीरोल बायोसिंथेसिस इनहिबिटर के तौर पे एक्ट करेंगे, जो स्टीरोल बायोसिंथेसिस मेजर प्लांट का एक्टिविटीज में रोल प्ले करता है। इसके अलावा सिंथेटिक फंजीसाइड्स की प्रोडक्शन कॉस्ट भी ज़्यादा है, उसकी सॉइल परसिस्टेंस भी ज़्यादा है, उसमें पैथोजन रेजिस्टेंस भी होना ज़्यादा, इन्वायरमेंटल इफेक्ट्स भी और ह्यूमन हेल्थ इफेक्ट्स भी हैं। माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड बेसिकली इसको भी थोड़ा सा समझना ज़रूरी है कि हाउ दे वर्क। बेसिकली जितने भी, क्योंकि आप लिविंग ऑर्गेनिज्म यूज़ कर रहे हैं, तो दे प्रोवाइड कंपटीशन। क्योंकि दो माइक्रोब्स हैं, एक पैथोजेनिक है, एक आप इसको बेनिफिशियल समझेंगे, तो जो जितने भी जो बेनिफिशियल माइक्रोब्स हैं उनका बेसिकली मैकेनिज्म ये होता है कि वो दे कम एज अ कंपटीशन, और कंपटीशन इन 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 टर्म्स ऑफ स्पेस और न्यूट्रिएंट्स दोनों की सूरत में वो क्रिएट करता है। इसके अलावा जो एंटागोनिस्टिक मेटाबोलाइट्स हैं, डिफरेंट किस्म की मेटाबोलाइट्स प्लांट फंगस जो है वो प्रोड्यूस करता है। एक्चुअली लिविंग ऑर्गेनिज्म जब भी कभी यूज करते हैं, तो बजाते खुद वो लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ नहीं करता। उस वो ऑर्गेनिज्म बेसिकली उसके अंदर अपना एक मैकेनिज्म होता है, वो डिफरेंट किस्म के टॉक्सिन्स, डिफरेंट किस्म के मेटाबोलाइट्स जिनमें एंटी फंगल एक्टिविटीज होंगी, एंटी बैक्टीरियल एक्टिविटीज होंगी, वो एक्चुअल में प्रोडक्शन उसकी शुरू हो जाती है, जिसकी सूरत में ये आपको हेल्प करता है डिजीज मैनेजमेंट में। इसके अलावा क्योंकि ये माइक्रोब है, तो इट विल आल्सो क्रिएट अ एनवायरनमेंट ऑफ हाइपर पैरासिटिज्म, और प्रीडेशन का एक माहौल बनाएगा। और अल्टीमेटली जो मैं जैसे मैंने पहले बात कर दी कि इट विल आल्सो हेल्प प्लांट टू इंड्यूस होस्ट डिफेंस। ये एक माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स का प्लांट डिजीज मैनेजमेंट में एक ट्रायंगल है। बताने का मेरा मकसद ये है कि जितने भी जो ससेप्टेबल होस्ट होते हैं, उनके दरमियान एक इंटर रिलेशनशिप होता है। और वो इंटर रिलेशनशिप ऐसा है कि उसमें आप इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट के थ्रू, या बायोलॉजिकल के थ्रू, या सिंथेटिक फंजीसाइड्स के थ्रू आपने वो चीज़ें कंट्रोल करनी है। उसमें वायरल पैथोजेंस भी आ जाएंगे, और उनका जो फेवरेबल एनवायरनमेंट है वो सारी चीज़ें मैटर करती हैं। ट्रायंगल बताने का मकसद ये है कि ये जो ट्रायंगल है, इसमें से अगर कोई भी एक चीज़ आप डिस्टर्ब करेंगे इन टर्म्स ऑफ वेन एवर यू आर यूजिंग माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स, सो अल्टीमेटली आपका जो होल प्रोसेस है वो स्टॉप होगा। तो ये सारी चीज़ें ध्यान में रखनी है। तो हाउ टू सक्सेसफुली इंटीग्रेटेड डिजीज मैनेजमेंट आपने कैसे क्रिएट करनी है, इनकी डिटेल्स में मैं अभी आगे आऊँगा इंशाल्लाह। आपने, आपके पास इन माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स का नॉलेज होना, फिर आपने कैसे पैथोजेंस को एक्सक्लूड करना है, प्रॉपर सैनिटेशन कैसे करनी है, क्रॉप हाइजीन का ख्याल कैसे रखना है, हाउ यू विल कंट्रोल योर इन्वायरमेंट, केमिकल हो चाहे फिजिकल हो,
और अल्टीमेटली आपने कंटिन्यूसली और डिजीज मॉनिटरिंग बहुत ज़रूरी है, और पैथोजन की डायग्नोसिस बहुत ज़रूरी है अगर आपने माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स की तरफ शिफ्ट होना है। देर आर फ्यू थिंग्स दैट यू हैव टू कीप इन योर माइंड बिफोर यूजिंग योर बायोफंजिसाइड्स। इसमें एक चीज जो बहुत अहमियत की हामिल है वो ये है कि आप जब भी कभी पैथोजेंस यूज करेंगे, माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड यूज करेंगे, तो जब आप इसको सिंथेटिक फंजिसाइड्स के कंपेयर करेंगे तो यहाँ पर आपको ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं मिलेगा कि जिसमें दूसरे जो माइक्रोब्स हैं वो रेजिस्टेंस क्रिएट कर लें। ऐसा कोई भी मैकेनिज्म नहीं है। इट्स बिकम वेरी डिफिकल्ट फ्रॉम अदर फॉर अदर माइक्रोब्स के वो रेजिस्टेंस क्रिएट करें। जब भी आप माइक्रोवेव बायोफंजिसाइड्स यूज करेंगे, दे वर्क वेरी बेस्ट व्हेन दे आर यूज्ड अलोन। लेकिन इसमें यह है कि जब डिजीज प्रेशर बहुत ज्यादा होगा, आपका प्लांट जो है वो हाईली इफेक्टेड हो चुका है, तो देन यू हैव टू यूज दिस माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड इन कॉम्बिनेशन। और इस पे भी इंशाल्लाह मैं भी आगे बात करूंगा, क्योंकि मैं खुद भी प्रेफर ये करूंगा, क्योंकि आजकल जो सिनेरियो चल रहा है, यू हैव टू यूज दिस माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स इन कॉम्बिनेशन। और सबसे अहमियत ये है कि दे डू नॉट परसिस्ट। और लेकिन एक चीज ध्यान में रखिए कि माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स आर नॉट मिराकुलस। अब अल्टीमेटली हाउ यू आर गोइंग टू इंटीग्रेट योर माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड इनटू योर क्रॉप मैनेजमेंट में आप कैसे इंटीग्रेट करेंगे। जो चीज़ें जैसे मैंने पहले बात की कि इन टर्म्स ऑफ अवेयरनेस अगर आप देखें, तो यू हैव टू थिंक हिस्टोरिकली अबाउट योर क्रॉप। ऐसे हमारे बहुत से फार्मर्स ऐसे हैं जिनको बहुत सी अपनी क्रॉप का नॉलेज नहीं होता। दे दे जो हैं वो क्रॉप काफ़ी टाइम से ग्रो कर रहे होते हैं, लेकिन बहुत सारी उनके पास नॉलेज की कमी देखी जाती है। तो वो बीइंग एग्रीकल्चर साइंटिस्ट या हॉर्टिकल्चरिस्ट या बोथ, हम जो हैं हमारा ये फर्ज है कि हम उनको ये कुछ चीज़ों में अवेयरनेस क्रिएट करें। मेरे ख्याल से हर फार्मर के पास ये बेसिक नॉलेज जरूर होना चाहिए, जो दे हैव टू थिंक अपनी क्रॉप के बारे में उनका सोचना बहुत जरूरी है। यू हैव टू बी प्रोएक्टिव फर्स्ट रादर देन रिएक्टिव एंड थेरेपेटिक। बाकी चीजें बाद में आएंगी। यू हैव टू बी वेरी प्रोएक्टिव। आपको पहले से पता होना चाहिए अपनी क्रॉप के बारे में, आपको अपनी क्रॉप की हिस्ट्री का पता होना चाहिए कि इस पे कौन कौन सी फंगल डिजीज आ सकती हैं, इस पे कौन कौन सी बैक्टीरियल डिजीज आ सकती हैं। और इसमें एक चीज जो जहन में, माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड, अक्सर लोग ये बात करते हैं कि मैंने माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड की तरफ कोशिश कर रहा हूँ, मैं अप्लाई कर रहा हूँ, लेकिन दे आर नॉट वर्किंग। बिकॉज दे आर नॉट वर्किंग, द रीजन इज दैट बायोफंजिसाइड्स वर्क बेस्ट व्हेन दे आर यूज्ड प्रिवेंटिवली। सो द की इज नॉलेज इज द पावर। यू शुड नो एंड अंडरस्टैंड योर पैथोजेंस। आपको पता होना चाहिए बेसिकली आपके पैथोजेंस का मैकेनिज्म, थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए। एंड उनके डिजीज साइकिल्स का और उनके बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स का भी पता होना चाहिए। देन अल्टीमेटली यू विल बी एबल टू सक्सेसफुली यूज योर माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स। एक और चीज जो जहन में रखनी है, यू हैव टू चूज द बेस्ट मैन्युफैक्चरर्स। द वे बायोफंजिसाइड्स आर प्रोड्यूस एंड फॉर्मुलेटेड, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी की। क्योंकि इसमें होता यह है कि वेन एवर यू आर यूजिंग टू प्रोडक्ट्स और उनके सेम एक्टिव इंग्रेडिएंट उसमें यूज हो रहे हैं, तो यील्ड में काफ़ी डिफरेंट होगा। यील्ड उसकी डिफरेंट इसी वजह से होगी, द वे दे आर प्रोड्यूस एंड फॉर्मुलेटेड मेजर उसमें रोल प्ले करेगा। आपने राइट प्रोडक्ट्स एंड राइट फॉर्मुलेशंस अपने लिए सेलेक्ट करनी है। यू हैव टू कंसल्ट विद द मैन्युफैक्चरर और डिस्ट्रीब्यूटर। एक और चीज़ जो हमारे यहाँ अवेयरनेस की भी कमी है कि हम कोई भी चीज़ जो है वो बैकग्राउंड में रिसर्च नहीं करते और हम वो चीज़ अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी कंसल्टिव, यू हैव टू बी वेरी इफेक्टिव इन दिस मैनर कि आपने मैन्युफैक्चरर्स के साथ, आपने रिसर्चर्स के साथ, आपने एग्रीकल्चर साइंटिस्ट के साथ हमेशा ये कंप्लीटली डिस्कशन रखनी है। प्रॉपर एप्लीकेशन मेथड्स, आपने ये देखना है कि माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स हाउ यू आर गोइंग टू अप्लाई देम। सो जैसे मैंने बात की, यू हैव टू कंसल्ट योर एक्सपर्ट्स टू फाइंड मोस्ट इफेक्टिव मेथड्स फॉर योर क्रॉप्स। कीपिंग एप्लीकेशन और इक्विपमेंट प्रॉपरली मेंटेन एंड कैलिब्रेटेड। जो भी आप इक्विपमेंट्स यूज करेंगे, दे हैव टू बी प्रॉपरली मेंटेन्ड, क्योंकि माइक्रोवेल बायोफंजिसाइड में कंटामिनेशन के बहुत चांसेस रहते हैं। यू हैव टू केयरफुली रीड योर लेबल्स फॉर स्टोरेज, हैंडलिंग एंड मिक्सिंग। टेम्परेचर इसमें बहुत मेजर रोल प्ले करता है, तो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। दूसरी अल्टीमेटली बात यह है कि जितने भी माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स हैं, दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल। तो वाटर, इफ दे आर नॉट वाटर सॉल्युबल, सो यू हैव टू रेगुलरली एजिटेट देम बिफोर एप्लीकेशन। अगर आप बिफोर एप्लीकेशन से पहले आप रेगुलरली उसकी एजिटेशन नहीं करेंगे, तो यू वोंट गेट योर बेस्ट रिजल्ट्स। अच्छा, एक और चीज जो जो मेरे ख्याल से छोटे लेवल पर बाहर तो लोग कर भी रहे हैं,
इवन फार्मर्स भी बहुत विजिलेंट है वहाँ पर, वो लोग ये चीज़ करें। वो अल्टीमेटली कोई भी एक नया प्रोडक्ट जब भी वो अपनी फील्ड में या क्रॉप में इंट्रोड्यूस करते हैं, दे टेस्ट देयर प्रोडक्ट्स। उसकी वजह यह है कि यू हैव टू चेक कि आया ये प्रोडक्ट्स आपके लिए काम भी करते हैं या नहीं करते। देन यू हैव टू कंसिडर योर कंपेटेबिलिटी। कंपेटेबिलिटी इन टर्म्स ऑफ टेम्परेचर भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ योर सॉइल भी हो सकती है, इन टर्म्स ऑफ आपका इन्वायरमेंट भी हो सकता है, क्योंकि मैंने जैसे पहले कह दिया कि टेम्परेचर डिपेंडेंट होते हैं माइक्रोवेव। और दूसरी, टैंक मिक्सिंग एंड रोटेशनल कंपेटेबिलिटी विद अदर बायोलॉजिकल एंड सिंथेटिक फर्टिसाइड्स के साथ भी आपने इसकी कंपेटेबिलिटी को चेक करना है। नाउ द क्वेश्चन इज हाउ यू आर गोइंग टू चूज एन एफिशिएंट बायोफंजीसाइड। कैसे आप चूज करेंगे? देर आर फ्यू क्राइटेरिया हैं जिसको आपने मद्देनजर रखना है। यू द फर्स्ट वन इज योर एफिकेसी क्राइटेरिया। एफिकेसी क्राइटेरिया मींस टारगेट पैथोजन स्पेसिफिसिटी। जो आप बायोफंजीसाइड सेलेक्ट कर रहे हैं, क्या वो जो पैथोजन जिसको आप टारगेट करना चाह रहे हैं, क्या वो उसके लिए काम करता है। द अदर वन इज, क्या वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, क्या कि अगर कोई और उसके साथ डिजीजेज रखी अगर लग जाती हैं आपके प्लांट को, तो क्या वो उसमें भी काम करेगा या नहीं करेगा। द अदर मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट यू हैव टू सी डिजीज कंट्रोल एफिकेसी एंड कंसिस्टेंसी अक्रॉस योर इन्वायरमेंट्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। प्रोडक्ट कैरेक्टरिस्टिक्स पे अगर आप आएंगे तो यू हैव टू चेक द एक्टिव इंग्रेडिएंट। फॉर्मुलेशंस को देखना है आपने, उसमें कंसंट्रेशन को देखना है, उसमें शेल्फ लाइफ को देखना है उसकी। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को ध्यान में रखते हुए यू हैव टू चेक आइदर देयर टेम्परेचर टॉलरेंस, पीएच रेंज, मॉइस्चर रिक्वायरमेंट्स एंड कंपेटिबिलिटी विद अदर्स भी आपने देखना है, अगर इन्वायरमेंटल फैक्टर्स को आपने ध्यान में रखना है तो। रेगुलेटरी कंप्लायंस होनी चाहिए। कोशिश हमारी ये होगी कि हमारे मुल्क में भी ऐसे जो हैं प्रॉपरली रेगुलेटरीज जो हैं वो इफेक्टिव हो जाएं। एक लेकिन यहाँ पर फिलहाल आपने ये ध्यान में रखना है कि आपने देखना है कि जो आप बायोफंजीसाइड सेलेक्ट कर रहे हैं, आइदर इट इज रजिस्टर्ड वन विद द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी के साथ, क्योंकि इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसीज ने एक बहुत ब्रॉडर वे में रूल्स क्रिएट कर दिए हैं इस बायोफंजीसाइड्स के लिए। उसके लेबल क्लेम्स आपने देखने हैं, इंस्ट्रक्शंस भी देखने हैं, और सेफ्टी डाटा शीट भी आपने उसकी चेक करनी है। मैन्युफैक्चरर रेपुटेशन से मेरे मुराद ये है कि व्हेनेवर यू आर सेलेक्टिंग एन बायोफंजीसाइड, सो आपने ये चेक करना है कि जिस मैन्युफैक्चरर की भी आप बायोफंजीसाइड सेलेक्ट कर रहे हैं, दे आर उनका प्रॉपर रिसर्च एंड डेवलपमेंट का सिस्टम है, आइदर दे आर वर्किंग ऑन द क्वालिटी कंट्रोल एज वेल, और कस्टमर सपोर्ट का सिस्टम उनका स्ट्रांग है। फील्ड परफॉर्मेंस आपने चेक करनी है व्हेनेवर यू आर अप्लाइंग बायोफंजीसाइड। ऐसा नहीं करना आपने कि आप डायरेक्ट फील्ड में चले जाएं, अपने बायोफंजीसाइड आप अप्लाई करें, रिगार्डलेस आपने उसके पीछे बैकग्राउंड पे वर्कआउट नहीं किया, और आप डायरेक्ट फील्ड में चले गए और देन आप ये कहें कि मेरा जो बायोफंजीसाइड है वो काम नहीं कर रहा। तो बिफोर गोइंग टू द फील्ड यू हैव टू चेक, आप जो आपने कंडक्ट करने हैं, आपने फील्ड ट्रायल्स कंडक्ट करने हैं, आपने उस पे यूजर के रिव्यूज देखने हैं कि उस पे लोग क्या बात कर रहे हैं उस बायोफंजीसाइड के बारे में, एंड देन यू हैव टू चेक योर डिजीज मैनेजमेंट हिस्ट्री एज वेल। एफिशिएंट बायोफंजीसाइड सेलेक्ट करने के लिए आपको ये भी देखना है कि आइदर ये कॉस्ट बेनिफिट है, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस उसकी करनी है कि प्रोडक्ट की कॉस्ट कितनी है, फिर उसकी एप्लीकेशन फ्रिक्वेंसी कितनी है, यील्ड वो आपकी कितनी इंक्रीज करेगा, पोटेंशियल उसमें ऐसी है, और दूसरा ये कि एनवायरमेंटल को कितना फायदा वो प्रोवाइड प्रोवाइड करेगा। अब देर आर फ्यू चैलेंजेस माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड्स को सेलेक्ट करने के लिए। कुछ जो चैलेंजेस हैं जो कि जहन में आते हैं, प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन। राहिल साहब थोड़ा सा मुझे ये बता दें, टाइम वी हैव इनफ टाइम, ताकि मैं फिर इसको सर, क्विकली फिनिश कर दूं। सर ये सारा टाइम आपका है सर, प्लीज कंटिन्यू कर ठीक है, रखें। ओके। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच। प्रोडक्ट डेवलपमेंट एंड फॉर्मुलेशन में एक मेजर चैलेंज है जो कि हम देखते हैं। चैलेंज ये है कि जो सबसे मेजर प्रॉब्लम ये है कि माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड का जो प्रोडक्ट डेवलपमेंट है, ये एक मेजर चैलेंज इसमें कंसिडर करते हैं। हाउ यू आर गोइंग टू डेवलप अ प्रोडक्ट फ्रॉम फ्रॉम दीज माइक्रोबियल ऑर्गेनिजम्स। जो मेजर एक और इशू जो इसमें जो चैलेंज है कंसिडर होता है, यू हाउ यू आर गोइंग टू ट्रांसफर योर बायोफंजीसाइड फ्रॉम लेबोरेटरी टू फील्ड, वेरी डिफिकल्ट। ये एक एक इसमें चैलेंज है इस माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड की फील्ड में। लेकिन इफ़ यू आर गुड रिसर्चर, अगर आप एफिशिएंटली चीज़ें मैनेज करेंगे तो ये दैट्स नॉट अ बिग इशू।
तो फिर उस अल्टीमेटली जब ये इस तरह आ जाता है तो द चैलेंज इज द प्रोडक्ट डेवलपमेंट और फॉर्मुलेशन का जो चैलेंज है उसमें ये है कि हाउ यू आर गोइंग टू कीप योर बायो कंट्रोल एजेंट्स अलाइव, इफेक्टिव, यूजेबल एज इंटेंडेड, एंड स्पेशल फॉर्मुलेशन आप उसकी कैसे बनाएंगे, उनको लाइव रखना, इफेक्टिव रखना। ये भी एक चैलेंज रहता है हमेशा बायोफंजीसाइड्स के साथ। हायर सेंसिटिविटी होने की वजह से दे रिक्वायर स्पेशल ट्रीटमेंट ड्यूरिंग द स्टोरेज एंड शिपमेंट। एक एग्जांपल मैं दूंगा जिससे आई होप कि मेरी ये बात यहाँ पर क्लियर हो जाए कि एक इनोकुलम कंसंट्रेशन है जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट की आप यूज़ कर रहे हैं 10 पावर 6। जो मेरे पैथोलॉजिस्ट वाले भाई अगर हैं तो वो ज़्यादा इसको अच्छी से समझ लेंगे कि 10 पावर 6 कुनीडिया पर एम एल जब अगर आप यूज़ करेंगे और टेम्परेचर 15 डिग्री सेंटीग्रेड होगा, सो इन दैट केस दे इट्स नॉट गोइंग टू वर्क फॉर योर फ्लावर इन्फेक्शन में, ये काम नहीं करेगा। लेकिन वही 10 पावर 6 कुनीडिया पर एम एल एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इट सक्सेसफुली प्रिवेंट द इन्फेक्शन। सो कहने का मेरा मकसद यह है कि इनाकुलम कंसंट्रेशन और फिर टेम्परेचर का इसमें बहुत रोल है। एक और एग्जांपल देखें तो 10 पावर 8, यहाँ पर अब आपने कंसंट्रेशन इंक्रीज कर दी, यू हैव इंक्रीज 10 पावर 8 कुनीडिया पर एम एल। जब आपने ये इंक्रीज की, अब वही सेम टेम्परेचर है 15 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इट प्रिवेंट्स द इन्फेक्शन। सो ये वो चीजें हैं जो कि रिसर्च पॉइंट ऑफ व्यू से आपने जेन में रखनी है वेन एवर। अगर इन चीजों का आप ख्याल नहीं रख रहे तो देन बहुत शायद माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड आपके लिए काम ना करे। द इम्पैक्ट ऑफ कल्चर कंडीशंस इन क्रिएटिंग प्रोडक्ट्स इज अनदर इन इशू। कल्चर कंडीशन से मेरा मुराद ये है कि अगर आप एक स्पीशी देखें ट्राइकोडर्मा एट्रोविरिडियाई रीचेस मैक्सिमम ग्रोथ में, वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में दिस फंगस रीचेस टू इट्स मैक्सिमम ग्रोथ। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इट हैज़ बीन रिपोर्टेड कि जो मैक्सिमम जर्मिनेशन और उसकी जो बायो एक्टिविटी का प्रोसेस है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड पे शुरू होता है। सो कीपिंग दीज थिंग्स इन माइंड। एक और चैलेंज जैसे मैंने बात की कि ऐसा प्रोडक्ट डेवलप करना जो कि सेवरल होस्ट के लिए काम करे, इट इज अनदर चैलेंज। और फिर वैरायटी ऑफ होस्ट और जियोग्राफिकल लोकेशंस ड्यू टू कम्प्लेक्सिटी, ये एक मेजर चैलेंज है इसमें। फिर एक और चीज जो माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स में देखने को आ रही है वो ये है कि दे इनकंसिस्टेंसी ऑन द फील्ड। लैब में, ग्रीन हाउस में जो भी प्रोडक्ट डेवलप करते हैं, जो वेल नोन प्रोडक्ट्स ऑलरेडी डेवलप हो चुके हैं उनकी तो मैं बात नहीं कर रहा। लेकिन अगर आप न्यूली प्रोडक्ट को ऐसा डेवलप कर रहे हैं, सो आपको ये देखना होगा कि वो लैब में और ग्रीन हाउस में तो शायद काम करे, लेकिन व्हेन यू आर टेकिंग इट इनटू द फील्ड इट माइट नॉट वर्क फॉर यू, क्योंकि उसमें सेवरल ऑफ देम है। जब आप उनको फील्ड में लेकर जाते हैं तो दे डू नॉट वर्क। तो इसीलिए इसमें चैलेंज है। उसका सोल्यूशन ऑलरेडी मैं कुछ हद तक डिस्कस कर भी चुका कि आपको यू हैव टू कीप इन माइंड कि जो भी क्रॉप की डिजीज आप टारगेट करना चाह रहे हैं उसके लिए आपने स्पेसिफिक माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड सेलेक्ट करना है। हर माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड उसमें काम नहीं करेगा। एक और चीज जो एप्लीकेशन ड्यूरेशन एंड क्रॉस कंपेटिबिलिटी विद अदर प्रोडक्ट्स, ये चीज भी आपने ध्यान में रखनी है। ये एक भी एक चैलेंज है कि हाउ यू आर गोइंग टू प्रिवेंट योर डिजीजेस। और ये है कि आइदर दे आर कंपेटिबल विद अदर प्रोडक्ट्स एज वेल। और इसमें पैथोजेंस की जो बायोलॉजी है में हेल्प इन डिजीज मैनेजमेंट में आपको हेल्प करेगी। अच्छा, अब द क्वेश्चन, माय क्वेश्चन इज, शायद आप लोगों को कभी ये क्वेश्चन जेन में इस वक्त तक रेज हो जाना चाहिए कि क्या माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स फुली सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं सिंथेटिक फंजिसाइड्स की। तो अगर इन समरी में मैं बात करूं तो राइट एट दिस सिचुएशन, करंट सिनेरियो में दे माइट नॉट completely रिप्लेस, बट yes we can manage these microbial fungicides। क्योंकि नावल फंजिसाइड्स को अगर आप देखें, ज्यादा से ज्यादा रिसर्च हो रही है, ज्यादा से ज्यादा लोग इन्वायरमेंटल कंसर्न हो चुके हैं, ह्यूमन हेल्थ के बारे में इस वक्त लोग कंसर्न हैं, सेफर फूड और सेफ फूड सिक्योरिटी की बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं, साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड इसी चीज की बातें कर रहे हैं। सो अल्टीमेटली पीपल आर मूविंग टूवर्ड्स दिस बायोलॉजिकल मैकेनिज्म्स। लेकिन अल्टीमेटली स्टिल, क्योंकि खासकर डेवलपिंग कंट्रीज में केमिकल फंजीसाइड स्टिल डोमिनेंट हैं। एक हमारे यहाँ पर ये भी इशू है कि डिफिकल्ट टू कमर्शियल, जो जितने भी फंजीसाइड्स हैं वो ओपन मार्केट में इतनी फ्रिक्वेंटली भी अवेलेबल नहीं है। उसकी वजह ये है कि वो, उसकी वजह ये नहीं है कि माइक्रोबियल बायो फंजीसाइड आपके काम नहीं करते, उसकी वजह ये है कि अवेयरनेस की काफ़ी कमी है। दूसरा ये है कि डेवलपमेंट कंट्रीज में जो है टेक्नोलॉजी
और रिसर्च, कमर्शलाइजेशन और बिजनेस की जो आइडियाज हैं वो एज सच यहाँ पर अभी इतने इफेक्टिव नहीं है। प्लांट डिजीज पर जो हैं वो आप एक चीज कर सकते हैं, टू कम्बैट प्लांट डिजीजेस यू कैन कपल these microbial biofungicide with the synthetic ones। इसकी मैं कुछ एग्जांपल्स देना चाहूंगा, हाउ यू आर गोइंग टू कपल। कपल करने से आपको फायदा ये होगा कि अल्टीमेटली जो सिंथेटिक फंजिसाइड्स हैं उसकी जो कंसंट्रेशन है यू विल रिड्यूस। सो उसकी कंसंट्रेशन जब आप रिड्यूस करेंगे अल्टीमेटली एमआरएल के इश्यूज आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने शुरू हो जाएंगे। सो ट्राइकोडर्मा स्पीशीज जो है कि बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं, सिर्फ ट्राइकोडर्मा की नहीं, ये एक मैंने एज एग्जांपल दी, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी ऐसी स्पीशीज हैं जो कि फंजिसाइड जितने भी आप अप्लाई करते हैं वो उनके अंदर रेजिस्टेंट जीन्स होते हैं। सो वो खुद किल नहीं होंगे, ठीक है। तो आप उनको क्या कर सकते हैं, आप किसी भी दूसरे सिंथेटिक फंजिसाइड के साथ उसको मिक्स कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ट्राइकोडर्मा विरिंस को आप थायोफिनेट मिथाइल के साथ मिक्स कर सकते हैं। सिमिलरली ट्राइकोडर्मा की लो डोजेस जो हैं वो फ्लोजिनाम, ये भी इफेक्टिव साबित हो चुका है। सिमिलरली टोल्क्रोफ्लोस मिथाइल कंबाइंड विद ट्राइकोडर्मा इट आल्सो प्रूव्स टू बी वेरी बेटर। इसके अलावा थाइबेंडाजोल को आप क्रिप्टोकोकस की एक स्पीशी है जिसके साथ आप 10% रिकमेंडेड डोज के मुताबिक आप उसको मिक्स कर सकते हैं। बेसिलिस की स्पीशी है जिसको आप अगर फ्यूज़ोरियम ऑक्सीस्पोरम के अगेंस्ट अगर यूज, फ्यूज़ोरियम ऑक्सीस्पोरम इज़ अ वेरी कॉमन फंगल डिजीज जो कि टोमेटो में, बनाना में, इसके अलावा बहुत सी क्रॉप्स हैं जिसमें ये बहुत मेजर इशू क्रिएट करता है। और ये मेजर इशू इसीलिए क्रिएट करता है कि थ्रू के सॉइल आपके इफेक्ट करता है। तो इसमें आप इसको मिक्स कर सकते हैं फंजिसाइड कार्बेंडाजिम के साथ। इसके अलावा बेसिलस सेप्टिलिस को आप कंबाइन कर सकते हैं एजॉक्सीस्ट्रोबिन। एग्जॉक्सीस्ट्रोबिन इज अ वेरी वेल नोन फंजिसाइड। अब ये कुछ टेबल है जिसमें मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसकी ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा। कहने बताने का मेरा मकसद ये है कि ये कुछ ऑलरेडी माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स अवेलेबल हैं जो कि डिफरेंट डिजीजेस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और वेल रिपोर्टेड हैं। अगर एप्पल में आपको ग्रे मोल्ड का प्रॉब्लम है, या एवोकाडो में एंथ्रेक्नोज का प्रॉब्लम है, सिट्रस में ग्रीन मोल्ड, ग्रेप्स में ग्रे मोल्ड, डिफरेंट लेमन्स में ब्लू मोल्ड, तो ये कुछ बायोलॉजिकल एजेंट्स हैं जो कि आपके लिए एक अच्छा काम कर सकते हैं। इसके अलावा राइस में बहुत कॉमनली राइस मोल्ड होता है जो कि एस्परजिलस फ्लेवर्स की वजह से लगता है, उसमें बायोलॉजिकल कंट्रोल एजेंट बेसिलिस बहुत अच्छा काम करता है। इसके अलावा ब्लू मोल्ड ऑरेंज में उसके लिए सीडोमोनास की एक स्पीशी है जो कि चिलीज में ट्राइकोडर्मा की स्पीशी बहुत अच्छी काम करती है। इसके अलावा पोटैटो एंड टोमेटो में भी ट्राइकोडर्मा की बेसिलिस की स्पीशीज काम करेंगी। अब बायोफंजिसाइड्स की मार्केट को अगर आप देखें तो बायोफंजिसाइड्स की मार्केट अगर अल्टीमेटली 2024 में आप देखें इट हैज़ बीन एस्टिमेटेड टू बी 2.17 बिलियन। और क्योंकि जैसे मैंने कहा कि पीपल आर नाउ गेटिंग अवेयर अबाउट देयर हेल्थ और ऑर्गेनिक फूड और कंज्यूमर प्रेफरेंसेस आहिस्ता आहिस्ता चेंज हो रही हैं, पीपल आर गेटिंग वेल अवेयर अबाउट ऑर्गेनिक फूड। तो इट इज एस्टिमेटेड कि 2031 तक इट मे रीच टू 7.12 बिलियन तक ग्लोबल बायोफंजिसाइड्स की मार्केट पहुंच जाएगी। जैसे मैंने बात की कि पीपल आर गेटिंग मोर अवेयर अबाउट देयर हेल्थ। सो बायोफंजिसाइड्स इज अ टाइप, जैसे आप यू कैन कंसिडर इट एज लाइक ऑर्गेनिक फार्मिंग के तौर पे भी आप इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये थोड़ा सा इसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन ये थोड़ा सा मैं बताना चाहता हूँ जैसे मैंने बात की थी कि क्योंकि माइक्रोबियल बायोफंजिसाइड्स पे आप थोड़ा बहुत, क्योंकि डायरेक्ट ऑर्गेनिज्म भी यूज़ कर सकते हैं और अब उनके कंपाउंड से आप भी प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, यू कैन वर्क ऑन इट। सो माइक्रोबियल पेप्टाबायोटिक्स इज अ वेल नोन पेप्टाइड्स कंपाउंड्स हैं जो कि फंगस प्रोड्यूस करता है और इनकी हाईली ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटीज फंगल डिजीज के अगेंस्ट रिपोर्ट की जा चुकी हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स में इसका ये होगा कि एंटी फंगल एक्टिविटीज हैं, फंगल सोर्सेज सच एज जैसे ट्राइकोडर्मा इसको बहुत कॉमनली प्रोड्यूस करता है। पेप्टाइड स्ट्रक्चर होगा 10 to 20 अमाइनो एसिड्स तक। और ये फंगल की सेल मेम्ब्रेन्स और जो जितनी भी जो फाइटोपैथोजेंस हैं उनकी लिपिड बाय लेयर्स और उनको सेल लाइसिस की तरफ लेकर जाता है। क्लासिफिकेशन में इसमें माइक्रोबियल, बायो कंट्रोल एजेंट्स, एंटी माइक्रोबियल पेप्टाइड्स आ जाते हैं। एग्जांपल्स में अगर कुछ माइक्रोबियल पेप्टाबायोटिक्स की अगर आप बात करें तो ये ट्राइकोकोनिन और हर्जियानिन एंड लैमेलेटिन, इस पे बहुत अच्छी रिसर्च अवेलेबल है, पीपल आर वर्किंग ऑन इट। एडवांटेजेस क्या है इन पेप्टाबायोटिक्स के, ये है कि ये टारगेट जो है स्पेसिफिक होंगे,
फंगल पैथोजन को खास टारगेट कर सकते हैं, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हैं, बायोडिग्रेडेबल हैं, नॉन टॉक्सिक हैं टारगेट ऑर्गेनिजम्स के लिए, एंड लो रिस्क ऑफ रेजिस्टेंस का भी कोई चांस नहीं है इसमें। लिमिटेशंस इसकी ये हैं कि ज़ाहिर है अल्टीमेटली जितने भी माइक्रोबियल फंजीसाइड्स हैं उनकी स्टेबिलिटी का थोड़ा बहुत इशू रहता है, तो पेप्टाबायोटिक्स कैन बी सेंसिटिव टू टेम्परेचर, पीएच। और इसके अलावा लार्ज स्केल प्रोडक्शन एक चैलेंज है इसमें, लेकिन अल्टीमेटली दैट कैन बी आल्सो कवर्ड एज वेल। मे रिक्वायर्ड फार्मूलेशंस एडजस्टमेंट्स कैसे होंगी, और फंगल टारगेट्स आप कैसे स्पेसिफिक करेंगे, सो दिस इज हाउ इट गोस। फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में मैं थोड़ी सी ज़रा बात करना चाहूँगा कि माइक्रोबियल बायोफंजीसाइड, इसके बाद इस स्लाइड के बाद इंशाल्लाह मैं अपना जो आज का वेबिनार है वो ख़त्म करना चाहूँगा। थोड़ी फ्यूचर डायरेक्शंस के बारे में ये मैं बताता चलूँ कि माइक्रोबियल फंजीसाइड जो हैं वो बहुत ग्रेट अल्टरनेटिव हैं केमिकल फंजीसाइड्स के, लेकिन पीपल जो है वेरी लिटिल डिमांड है इसकी। और उसकी वजह मेरे ख्याल से, मेरा जो अपना पर्सनल राय है वो ये है कि हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन उसकी मेरी वजह ये है कि पीपल में अवेयरनेस का काफ़ी इशू है। टॉप प्रायोरिटीज़ जो हैं, लोग काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, पीपल टॉप प्रायोरिटीज़ जो है एकेडमिक पॉइंट ऑफ व्यू से काम कर रहे हैं, लेकिन प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ बहुत कम लोग जा रहे हैं क्योंकि रिलेक्टेंट हैं पीपल। क्योंकि अभी इस पे रिसर्च जा रहे हैं, लोग कर रहे हैं, तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसकी प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ नहीं जा रहे। टेक्नोलॉजी ऐसी होनी चाहिए कि आप उसको हाई क्वालिटी बायोमास और एडिक्वेट फार्मूलेशन आप कर सकें। फिर आपको टॉक्सिकोलॉजिकल कॉन्फिडेंस होना चाहिए, यूज़र सेफ्टी के बारे में ये चीज़ें जहन में रखनी है। फिर द प्रोडक्शन अवेलेबिलिटी ऑफ माइक्रोबाइट्स कैन बी इम्प्रूव्ड, आप इसकी इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं आप, रिसर्चर्स को ज़्यादा से ज़्यादा ग्रांट्स प्रोवाइड करें, जो उनको बिजनेस ओनर्स के साथ हेल्प करें कि वो बिजनेस ओनर्स के साथ मिलें, और अल्टीमेटली प्रोडक्ट डेवलपमेंट की तरफ चीज़ें प्रमोट होना शुरू हो जाए। पब्लिक प्राइवेट सेक्टर भी इसमें एक रोल प्ले कर सकता है कि पब्लिक प्राइवेट सेक्टर अगर इसमें हेल्प करें तो प्रोडक्ट डेवलपमेंट इजीली किया जा सकता है। और इसके अलावा अल्टीमेटली गवर्नमेंट लेवल पे स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी फ्रेमवर्क्स बन जाने चाहिए मेरे ख्याल से। थैंक यू सो मच।